जिंदगी की सुनी अनसुनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है कसम। अचानक टेलीफोन की एक आवाज़ सुन नैना की नींद खुल गई। उसने चौंक कर घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। उसने घबराकर फ़ोन का रिसीवर उठाया तो आवाज़ आई, हेलो, क्या आप नैना पाठक बोल रही हैं? नैना के मुंह से बड़ी मुश्किल से हाँ निकला। उधर से फिर आवाज़ आई, देखिए, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। यहाँ एक एक्सीडेंट का केस आया है। उसकी जेब में आपका नाम और फ़ोन नंबर मिला है। आप फ़ौरन यहाँ आ जाइए। इतना कहकर लाइन कट गई। नैना के कांटों तो खून नहीं, चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह चक्कर खाकर गिर गई। तब उसे होश आया तो देखा वह अपने बेड पर थी और उसके पति निशांत पाठक उसका माथा सहला रहे थे। नैना को होश में आया था। निशांत ने उसे सहारा देकर बिठाया और शांत आवाज़ में बोले, कैसी हो, क्या हुआ, क्या कोई फ़ोन था? एक साथ इतने सवालों को सुन नैना की आंखों में आंसू आ गए। निशांत अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर नैना तो समझ ही नहीं पा रही थी कि वह कहाँ से और कैसे शुरू करे। कहने को तो बहुत कुछ था, बड़ी मुश्किल से बस इतना ही कहा, सिटी हॉस्पिटल चलो जल्दी से। अब निशांत भी घबराए कि नैना को क्या हुआ जो हॉस्पिटल जाने को कह रही है इतनी रात को। वह बोला, अरे क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? नैना ने उठते हुए कहा, हाँ, जल्दी गाड़ी निकालो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रास्ते में सब बताती हूँ। निशांत ने गाड़ी निकाली और मेड से बच्चों का ध्यान रखना कहा और चल दिए। रास्ते में निशांत को बस इतना ही पता लगा कि कोई बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके आगे ना तो नैना ने ही कुछ बताया, ना निशांत ने नैना की हालत देखकर पूछना उचित समझा। हॉस्पिटल पहुंचते ही नैना बदहवास से रिसेप्शन की ओर दौड़ी। निशांत भी गाड़ी पार कर उसके पीछे पीछे आ गया। नैना ने अपना नाम बताया, एक्सीडेंट केस के बारे में पूछा, रूम नंबर मालूम कर और वार्ड की ओर भरी। निशांत भी बिना कुछ पूछे ही उसके पीछे चल दिया। रूम नंबर 4 पहुंचकर नैना दरवाजा धकेल कर अंदर पहुंची तो मरीज को देखा। वह भैया कहकर मरीज से लिपट कर रोने लगी। निशांत देखो खड़ा यह देख रहा था, सोच रहा था ये कौन हो सकते हैं। जब नैना को ध्यान आया कि निशांत भी उसके साथ आया है तो उसने पीछे मुड़कर निशांत को देखा और उसका हाथ मरीज के हाथ में पकड़ाकर रोते हुए बोली, ये मेरे बड़े भैया हैं जो आज 5 साल बाद मिले हैं, वह भी इस हाल में। निशांत आश्चर्य से बहन और भाई को देख रहा था। आज तक उसे नैना या किसी ने भी नहीं बताया कि नैना के कोई बड़े भाई भी हैं, पर उस समय की स्थिति और वक्त की नज़ाकत को समझकर वह चुप ही रहा और नैना की ही बात सुनता रहा। कभी वह अपने भैया से बात करती जो कोई जवाब नहीं दे रहे थे और कभी निशांत से। थोड़ी देर बाद रूम में 3-4 डॉक्टर आए और उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहकर मरीज का चेकअप करने लगे। वे दोनों जब बाहर आए तो निशांत ने नैना की ओर देखकर पूछा, कौन है ये? तुमने तो कभी इनके बारे में नहीं बताया। नैना सुबकते और आंसू पोंछते हुए बोली, क्या बताती, हमारे बाबूजी और बाबा ने ही इनसे रिश्ता तोड़ दिया था। हम माँ बेटियों के मुंह उन्होंने अपने और भैया की ही कसम दिलाकर बंद कर दिए थे। किसी से भी इनके बारे में कुछ भी बताने की सख्त हिदायत थी। तो भला मैं कैसे बताती तुम्हें? अब तो निशांत को और भी आश्चर्य हुआ। बोला, क्या ये तुम्हारे सगे भाई हैं नैना? नैना ने हाँ में सिर हिला दिया। निशांत के मन में ढेरों सवाल थे, परंतु जवाब देने वाली स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह कुछ बता पाती। यह सोचकर वह भी चुप हो गया। तभी डॉक्टर बाहर आए और निशांत ने नैना के भैया की हालत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया कि उनको कोई गाड़ी टक्कर मारकर बीच सड़क पर पड़ा छोड़ गई थी। खून बहुत निकलने से और सिर की चोट से भैया बेहोश थे, सो कोई राहगीर ही उनको हॉस्पिटल छोड़ गया था। यह सुनकर सुनैना तो जैसे पागल ही हो गई। बार बार अपना माथा ठोकती और कहती, मैंने ये क्या कर डाला भैया की इस हालत की मैं जिम्मेदार हूँ। बड़ी मुश्किल से निशांत ने उसे संभाला और पूछा, तुम कैसे जिम्मेदार हो? तब नैना ने उसे बताया, दोपहर में भैया का फ़ोन आया था, वह मुझसे मिलना चाह रहे थे, पर मैंने मना कर दिया। मुझे बाबूजी की दिलाई हुई कसम याद थी। ना ही मैंने उनको अपने घर का पता बताया। उन्होंने बहुत पूछा, पर मैं ना जाने कितना कठोर हो गई थी। यदि भैया घर आ जाते तो शायद ये एक्सीडेंट ना होता। इन सब की जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। निशांत ने उसे सांत्वना दी और बोला, होनी को कोई नहीं टाल सकता, तुम खुद को दोष मत दो। भैया की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, नब्ज डूब रही थी। डॉक्टर भी परेशान थे, आईसीयू में दौड़ भाग कर रहे थे। अंत में डॉक्टर बाहर आए और बोले, ही इज़ नो मोर। यह सुन नैना तो बेहोश ही हो गई। बड़ी मुश्किल से निशांत ने उसे संभाला। फिर नैना के ही कहने पर उसने नैना के पापा को फ़ोन कर कुल स्थिति से अवगत कराया। सुबह होते ही नैना के माता पिता अन्य परिवार वाले भी आ गए। सभी बुरी तरह रो रहे थे और भैया के पार्थिव शरीर से लिपटे जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन सबको संभालकर निशांत ने बड़ी हॉस्पिटल से की कार्रवाई पूरी की। फिर पोस्टमार्टम के बाद भैया की बॉडी को नैना के परिवार वाले लेकर चले गए।
निशांत नैना को लेकर घर आया तो दोपहर के 2 बज चुके थे। बच्चे स्कूल में थे और मेड भी खाना वगैरह बना चुकी थी। घर आकर नैना सीधे बाथरूम में चली गई और नहा धोकर आई तो सिर बहुत भारी था। निशांत ने उससे आराम करने को कहकर मेड को छुट्टी दे दी। निशांत भी नहा धोकर आ गया और किचन में जाकर 2 कप कॉफ़ी बनाकर बेडरूम में ले आया। फिर नैना को उठाकर कॉफ़ी का कप पकड़ाते हुए बोला, नैना उठो, कॉफ़ी पी लो, बहुत थक गई हो। नैना, जो अभी तक शांत थी, एकदम फूट फूट कर रोने लगी। निशांत ने उसे अपने कंधे का सहारा देकर चुप कराया और नैना ने उन्हें बताया, भैया बहुत जीनियस और होनहार थे, पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आते थे। बाबा तथा बाबूजी के बहुत लाडले भी थे। भैया ग्रेजुएशन के बाद MBBS में एडमिशन ले दिल्ली चले गए। वहीं पर उन्होंने अपनी एक कुली पंजाबी लड़की से शादी कर ली बिना घर वालों को बताए। जब घर में पता लगा तो बहुत बड़ा तूफान उठा और बाबा के साथ बाबूजी ने भी उनका घर से पूर्ण बहिष्कार कर दिया। भैया भाभी को लेकर घर पे आए थे पर सबको मनाने की कोशिश भी की पर कोई न माना। उन दोनों को घर की दहलीज के भीतर ही नहीं घुसने दिया। भैया भाभी को लेकर वापस चले गए और फिर कभी नहीं आए। वे कभी कभी माँ से छुपकर फ़ोन पर बात कर लेते थे। माँ हम बच्चों को बताती कि भैया सब की बहुत याद करते हैं। एक दिन बाबूजी ने माँ को भैया से बातें करते सुन लिया तो उन्होंने गुस्से में माँ और हम सबको भैया की ही कसम दे वह रास्ता ही बंद कर दिया। पर माँ अपनी औलाद को कैसे छोड़ सकती थी। इसी दुख में माँ बीमार भी रहने लगी। आज दोपहर में पता नहीं कैसे और कहाँ से भैया ने हमारा फ़ोन नंबर लेकर फ़ोन किया था, पर मैं ही कितनी निष्ठुर बन गई। मन में बाबूजी की कसम का भी डर था कि कहीं कुछ हो न जाए। भैया को देखो क्या हो गया। निशांत ने उसे तसल्ली दी और बोला, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, उनका भला ही तो सोचा। पर पूरे दिन निशांत के मन और दिमाग में यही घूमता रहा कि क्या कसम इतनी बड़ी होती है और आवश्यक होती है कि आदमी उसके सामने बौना हो गया। उधर नैना के बाबूजी और परिवार वाले भी अब रो रहे हैं। अरे, जब बेटे को जिंदा रहते ही मरा मान लिया था तो अब रोने से क्या फायदा।